लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। बता दें कि बिहार के सहरसा जिले के बैजनाथपुर मनोहर हाई स्कूल के प्रांगण में गुरुवार की देर संध्या को जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। तो देखिए एक रिपोर्ट आज लाइव न्यूज चैनल के साथ। छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पदयात्रा के बारे में सुना था और जब मालूम हुआ कि यह यात्रा सहरसा में प्रवेश कर रही है तो हमें भी इच्छा हुआ था कि हम भी प्रशांत किशोर जी से मिले, क्योंकि उनकी बातों से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनकी जो सोच है, उनकी जो तमन्ना है, उनके जो विचार है, हमें कुछ एक समय में मैंने देखा तो नहीं, सुना जरूर हूं, पढ़ा जरूर हूं। महात्मा गांधी की जो सोच थी उससे तुलना तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमें लगता है कि उनसे वो ज्यादा ही प्रभावित है और उनका जो मिशन है वो उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। बंधुओं, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि आज हम जाति के दलदल में इतने जकड़ चुके हैं कि हम उससे छुटकारा ही पाना नहीं चाहते। बंधु, आप सभी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। जन स्वराज अभियान बचे 18 महीने से चलते हुए हमारे इस जिला सहरसा में भी पहुंचा और इत्तेफाक देखिए कि आज सहरसा जिला में भी जन स्वराज का 18वां दिन है कि आज उन 18 दिन से बीते 25 फरवरी से हम लोग यहाँ पे देहर गांव से प्रवेश करते हुए आज 18 दिन का सफर पूरा करते पहुंचे हैं बैजनाथपुर के हाई स्कूल में। मेरा एक कहना है कि मैं लिखता भी हूँ और इसमें लिखता हूँ कि मैं एक पेशेवर शिक्षक हूँ और मेरा यह मानना है कि बगैर शिक्षा के विकास की कल्पना करना भी बेईमानी है। विकास की यदि आप कल्पना करते हैं तो बगैर शिक्षा की यह संभव नहीं है। वह वक्त था जिस वक्त जिसकी चर्चा आप सभी ने किया कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया हमने, अखंड भारत और भारत के स्वरूप की भी बात किया। लोग आपको सुनना चाहते हैं, सब लोग, ये बात सही है कि बिहार में 40 साल कांग्रेस का राज रहा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ विकास नहीं हुआ, विकास जरूर हुआ। फिर 15 साल लालू जी का भी शासन रहा और 18 साल नीतीश जी का भाजपा के सहयोग से सरकार रहा। 10 साल केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। लेकिन आज बिहार किस हालत में है, उसी के लिए प्रशांत किशोर जी 18 महीने से घूम रहे हैं। प्रशांत जी बताएंगे भी कि हमारा ये दुर्दशा क्यों है। आज गरीबी सबसे ज्यादा कहता है तो बिहार होता है, सबसे अनपढ़ होता है तो बिहार होता है, सबसे ज्यादा बीमारी यदि आप देखेंगे दिल्ली में या किसी दूसरे प्रदेश में तो बिहारी लोग रहता है और बिहारी एक तरह से गाली हो गया है। हम जितना कह लें कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन सच यही है एक बिहारी नहीं, एक गुजराती हजारों लाखों बिहारी पर भारी पड़ रहा है और हम सिर्फ नौकर चाकर मजदूर बनकर हम सिर्फ काम करते हैं। हमारा क्या पहचान है, आप बताइए न, बिहार के लोगों का क्या दोष है। इतने दिन हुआ है, प्रशांत जी बोलते भी है कि भाई गरीबी, जब तक हमारा गरीबी खत्म नहीं होगा तब तक उससे नहीं निकल सकते हैं। और गरीबी का वो बताते भी है कि 3 आधार है, शिक्षा है, उद्योग है और क्या कहते हैं खेती है, वो बताएंगे। लेकिन मैं आपसे जरूर इतना कहूंगा कि हमारे यहाँ जो सहरसा का एरिया है, कोसी का एरिया है, 13 करोड़ लोग हैं, उसमें सिर्फ 1200 ही परिवार है जिससे लगातार MP, MLA, मुखिया, जिला पार्षद या बड़े लोग हो रहे हैं, मुख्यमंत्री हो रहे हैं। क्या कारण है कि सब लोग गरीब का बात करते हैं, लेकिन बहुसंख्यक 80% लोग आज भी गरीब है और उनका आधार सिर्फ मजदूरी है। सहरसा बड़ी लोग यहाँ प्रशांत किशोर जी
यहाँ जो पूरे देश राज्य में मुख्यमंत्री रहा है, यहाँ से 3 बार इस जिला से मुख्यमंत्री रहा है, यहाँ से बहुत ताकतवर मंत्री रहा है जो पूरे राज्य को चलाता था। लेकिन आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो राजस्व आता है रेलवे का, वो सहरसा स्टेशन से आता है। और स्टेशन से आता है इसलिए नहीं कि यह फर्स्ट क्लास का रेल है, यह सिर्फ इसीलिए आता है कि जितना अम्बाला जाने वाला, दूसरे प्रदेश जाने वाला, जहाँ मजदूर जाता है, पलायन होता है, यहाँ ठूस कर आप शौचालय में लोग एक तिल रखने का जगह नहीं रहता है और लोग यहाँ से जाता है, क्योंकि रोजगार यहाँ कोई उत्पन्न नहीं हुआ और रोजगार पर किसी का ध्यान नहीं दिया। तो आप बताएंगे, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी जो दुर्दशा है, आप दुर्दशा के लिए आए हैं। और मैं लोगों से भी कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी को मैं जहाँ तक जाना हूँ और जब से आए हैं मैं प्रत्येक दिन के साथ चला हूँ, बहुत बातचीत भी नहीं होता है, जाते जाते बात करते हैं, यात्रा खत्म होता है, मैं देखता हूँ थका हुआ फिर चला जाता हूँ। मन में होता है कुछ कहूँ भी तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर देखता हूँ कि जब ये गाँव जाते हैं, गली गली जाते हैं, तो देखते हैं कि किसी के बदन पर सही रूप से कपड़ा नहीं है, किसी का चप्पल नहीं है, कोई अपनी असमत को ठीक से ढक नहीं सकता है। तो 75 वर्ष के बाद हमारी ये हालत है। और ये हालत क्यों है? आज सबसे ज्यादा बैंकर बैठे हुए आर.के. सिंह जी, सबसे ज्यादा हमारा विश्वास बैंक पर है। और यहाँ के तमाम लोग, गरीब हो अमीर हो, सब लोग बैंक में पैसा जमा करता है। और जब बैंक में पैसा जमा करता है तो बिहार का उससे विकास नहीं होता है, क्योंकि सरकार का नियम है कि जितना हम उसमें जमा करें उसी अनुपात में वो हमको ऋण दे और कर्ज दे, जिससे हम व्यापार करें। लेकिन यहाँ मात्र 38% जो है तो हम पर खर्च होता है और हमारा पैसा गुजरात चला जाता है, जहाँ 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बनता है और उद्योग बनता है। तमिलनाडु चला जाता है। तो यहाँ के नेतृत्व में कौन सा कमी है? और मैंने शुरू से झेला है। जब बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए बाहर, तो कोई ये नहीं बताता है कि मैं बिहार से हूँ। सारे बच्चे बताते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो ये मुझे हमेशा सुन के बहुत बुरा लगता था कि बच्चे ये नहीं बोल पाते हैं कि मैं बिहार से हूँ। तो ये सहना पड़ा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रशांत जी को मैं सुनते आई हूँ यूट्यूब पर, उनके समाचार पत्रों के माध्यम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बिहारी ने जो है बदलने का जो है एक बीड़ा उठाया। लेकिन इसके साथ मेरे कुछ सवाल भी हैं। मैं 1974 के आंदोलन में, संपूर्ण क्रांति का जो जेपी का आंदोलन था, मैंने उसमें सक्रिय भाग लिया है। 2 साल मैंने अपने मेडिकल का बर्बाद किया है, लेकिन उससे क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। और नहीं निकलने का कारण ये था कि जयप्रकाश नारायण के पास कोई रोड मैप नहीं था। वो उन्होंने संपूर्ण क्रांति के नाम पर बिहार के सारे लोगों ने उनका साथ दिया। यहाँ से ये क्रांति जो है पूरे हिंदुस्तान में फैली और सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि बिहार के पास, जयप्रकाश नारायण के पास कोई रोड मैप नहीं था। वो ये नहीं बता सके कि संपूर्ण क्रांति कैसे हो, किन-किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, किन-किन बिंदुओं पर कार्य होना चाहिए। तो मेरा आज प्रशांत किशोर जी से यही सवाल है कि ये जो बिहार परिवर्तन की बात करते हैं, उनका रोड मैप क्या है? थैंक यू, धन्यवाद। हम जब महीना 1.5 महीना मधुबनी में चल लिए तो सारे विद्वान वहाँ इकट्ठा हुए, शहर के सो-कॉल। तो हमने उनको बताया कि पूरे जिला में घूमने के बाद विद्वान तो कोई मिला नहीं, मजदूर हर घर में जरूर मिला। आपके बात पहला कभी विद्वान रहे होंगे, आप विद्वान नहीं है। सहरसा के सारे आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि आप बिहार के 7वें सबसे गरीब जिला, यह आपकी विद्वता के बाद है। आपके परिश्रम, पराक्रम, समझदारी, भाषण सब के बावजूद ये दशा है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां के भी आप सबसे पिछड़े जिले। और आप किसको चुन कर लाते हैं वो हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है। रास्ता में जब हम चलते हैं तो लोग कहता है भैया नाली गली नहीं बना, ये विधायक तो कामे नहीं कर रहा, बड़ा लुटेरा है। आप हमसे डायरेक्शन पूछ रहे हैं, जब हम पूछते पूछते सुनते सुनते थक जाते हैं तो हम पूछते अच्छा बताइए भैया विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं?
तो कहता है भैया 4 बार से। सांसद महोदय कितना बार से जीत रहे? तो भैया 6 बार से। इनके बाबूजी भी जीते थे, अभी भी जीत रहे। तो भाई आप सब प्रबुद्ध लोग होकर सब कुछ जानते हैं और फिर उसी सांसद को जिता कर लाते हैं। आप कितने बड़े प्रबुद्ध हैं, आप अपना देख लीजिए। हमको जो चुनाव की समझ है, बहुत आदमी को लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी बढ़िया वोटर होता है। लोग हमको कहता है रास्ते चलते हुए कि बिहार में इतना दुर्दशा इसलिए है कि यहाँ पर बड़ा जातिवाद है। आप लोग भी अभी खड़ा होकर सवाल पूछिएगा, भैया जाति से कैसे निपटिएगा? जितना पढ़ा लिखा आदमी है वो अनपढ़ से ज्यादा जातिवादी है। कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो पढ़े लिखा आदमी जो है वो अच्छा वोटर है, ये गलती कभी जीवन में मत कीजिएगा। आपको 2 उदाहरण दे देते। इस देश में मनमोहन सिंह जीवन में एक ही चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। तो चुनाव सहरसा झंझारपुर से नहीं लड़े थे, तो चुनाव लड़े थे दक्षिण दिल्ली से, जो इस देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे धनी लोकसभा क्षेत्र है। वहां एक भाजपा के साधारण कार्यकर्ता ने इस देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट को हरा दिया। अगर सब पढ़ा लिखा आदमी होशियारे वोटर होता तो मनमोहन सिंह चुनाव वहां कैसे हारते? अगर उस सहरसा से हार जाते तो सब आदमी दोष देता शहर में बैठ के ड्राइंग रूम में। क्या कीजिएगा, सहरसा का आदमी को समझ है, सब पूर्वक आदमी सब जाके जात के नाम पर वोट दे दिया। दूसरा आपको उदाहरण दे देते। कई बार हम लोगों को लगता है कि पढ़ाई नहीं है इसलिए वोटर अच्छा नहीं। देश आजाद हुआ था एजुकेशन का लेवल, मतलब करीब 87% लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। मतलब करीब सारा समाज ही अनपढ़ था। उसी अनपढ़ भारत ने, उसी अनपढ़ समाज ने किसको नेता चुना? गांधी को, नेहरू को, पटेल को, अंबेडकर को, सुभाष चंद्र बोस को। आज कागज पर हम लोग 80% पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग किसको नेता चुने हैं नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। तो जो आप गांव देहात में हम लोग कहते हैं कि हमारा दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी, लड़का पढ़ लिख गया है लेकिन है बड़ा लंपट। तो पढ़ा लिखा आदमी होशियार और समझदार वोटर है ये जरूरी नहीं। और दूसरी, पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बात, ग्रीस के एक दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने बहुत अच्छी बात आज से सैकड़ों साल पहले बताया। इन सोसाइटी जहां पर लोग पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोलने का कोई फायदा नहीं है, पीछे बहुत गांव के लोग हैं। जिस समाज में पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। यहाँ आप जितने लोग बैठे हुए हैं ये इसी दोनों पीड़ा से ग्रसित है। पढ़ा लिखा होने के नाते आपने अपने आप को प्रबुद्ध और होशियार मान लिया। आप में आधा आदमी वोटे नहीं देने जाता है। बिहार में वोटिंग परसेंटेज है 60 और शहर में वोटिंग परसेंटेज है एवरेज 45। आधा आदमी तो आप वोटे देने नहीं जाइएगा, आप क्या बेकार बात कीजिएगा। हम इसीलिए इस पूरी यात्रा में शहर में नहीं जाते। शहर में जाने का कोई फायदा नहीं। ये पढ़े लिखे समझदार लोग बैठ के देख रहे हैं। अच्छा देखिए प्रशांत किशोर क्या करता है, कुछ होगा तो चलेंगे, अभी तो देखिए ना बिहार में कुछ हुआ है। आप यहाँ पदयात्रा की शुद्धता और उसके प्रयास से नहीं आए, आप उस प्रशांत किशोर से मिलने आए हैं जिसने 10 वर्ष में चुनाव जिताया है। तो हमसे ज्यादा ईमानदारी और शुद्धता से चलने वाले आदमी के लिए आपके पास 1 मिनट समय नहीं होता। हम जब पैदल चलते हैं 10-20 आदमी के साथ चलते हैं, तो गांव में बाजार में लोग अपने दुकान में शोरूम में बैठ के हंसता है
ए भाई देखो क्या चल रहे हैं, इनसे कुछ होगा, चलने दीजिए। आप हंसे चाहे नहीं, हमारे परिवार वाला हंसता है। कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे थे, मुख्यमंत्री से नीचे तो किसी से बात करने का जरूरत नहीं था कि कहाँ गांव में घूम रहे। इसके बावजूद लोग क्यों नोटिस ले रहे हैं? नोटिस इसलिए ले रहे हैं कि उनको मालूम है कि प्रशांत किशोर चल रहा है पैदल। जो मेरा आलोचक है उसको भी मालूम है कि और कुछ हो चाहे नहीं, आदमी तो होशियार है। अगर चल रहा है तो कुछ सोचिए क्या आया होगा। तो सोचता है चलो रे भाई इधर गमछा डाल दो। हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं। जितना आदमी हमसे मिलने आता है उसमें 100 में 60-70 आदमी वही गमछा डालने वाला है। उसको मालूम है, उसकी अपनी धारणा है बिहार सुधर नहीं सकता है। अगर उसका धारणा नहीं होता तो प्रयास नहीं करता, हमारे आने का इंतजार करता है। उसके मन में वो विश्वास है कि बिहार सुधरेगा नहीं, लेकिन देख रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हैं तो सोचता है कहीं आदमी फितूरी कुछ खड़ा कर देगा तो इस बस से हम मिस कर जाएंगे। आता है हमसे मिलने, कहता भैया एकदम आप ही के साथ है, आप ही बिहार को सुधारिएगा। यहाँ से निकल के जाता है, कहता है तो कर न रहे, देखिए ना क्या होता है। उधर भाजपा में भी है, उधर भाजपा में भी है, और हमारे यहाँ आके भी गमछा डाल दिया। कुछ होगा तो कहेगा भैया हम तो पहले ही दिन से जानते थे प्रशांत किशोर कर रहा है तो होगे करेगा, और नहीं होगा तो बैठ के विवेचना करेगा। हम ना कहते बिहार में कुछ हो सकता है, प्रशांत किशोर आया चले जाए। तो विवेचना करने का जो आदत है हमने अपने लिए तय किया है। हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसका हिम्मत पड़ेगा? इसलिए जीत हार की चिंता किए बगैर जीवन में जो कुछ भी है वो सब दांव पर लगाए और बिल्कुल ये संकल्प लेकर आए, ये संकल्प लेकर आए, मानेंगे नहीं, करना ही है। चाहे ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि बिहार में जात कैसे है, ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वो सब हमको मालूम है। ज्यादातर चीज मालूम है, सब मालूम है ऐसा दावा तो नहीं कर सकते। ज्यादातर चीज हम समझते हैं, चुनाव से जुड़ी हुई बात तो जरूर समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा विश्वास है। आपने कहा कि क्या आपके पास मूल मंत्र है? मूल मंत्र मेरा विश्वास है कि यहाँ के समाज के लोग, उनकी चेतना दब गई है, मरी नहीं है, उनकी चेतना दब गई है। बिहार के लोग वो आईने के तरह है जिसके ऊपर धूल पड़ गया है। हम ये मानने को नहीं तैयार हैं कि आप किसी भी जाति के हों, आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा पढ़े। जरूरत इस बात की है कि हम वो विश्वास पैदा करें अपने कथनी से और उससे ज्यादा अपने करनी से, अपने प्रयास से। अगर आप यहाँ सोना और पीतल रखिएगा तो किसी समाज का आदमी है वो सोना ही उठाएगा। ये जिम्मेवारी आप पर, हम पर है कि हम सोना बने और बनकर समाज को दिखे। अब बनने में चाहे 2 बरस लगे या 6 बरस लगे। आपने पूछा कि आंदोलन, जेपी के आंदोलन से कुछ नहीं सुधरा तो जन सुराज से कैसे सुधरेगा? बात तो ठीक है, बहुत लोग ये सवाल करता है। तो भाई जन सुराज इसीलिए आंदोलन नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो जीवन में हमने पढ़ा समझा है, मेरा आंदोलन और क्रांति में कोई यकीन नहीं है। किशोर भाई जब हमसे मिलने आए थे पटना तो उस दिन भी हमने इनको कहा कि मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को विश्व के स्तर पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो दुनिया में किसी भी क्रांति से, किसी भी आंदोलन से समाज का लंबे समय में भला नहीं हुआ है। आंदोलन और क्रांति वो हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं। जैसे आपके पास बढ़िया हथियार हो तो आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं,
आप उस बढ़िया हथियार से पौधे, इसीलिए जब जेपी ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन में कोई खराबी नहीं है। उस आंदोलन की शुद्धता और उसकी ताकत इतनी है कि उसने इंदिरा गांधी जैसे बड़े सत्तासीन आदमी को, महिला को हटा दिया। लेकिन जेपी के आंदोलन में, किसी भी आंदोलन, अन्ना के आंदोलन में यूपीए हट गया, लेकिन बिहार देश से करप्शन नहीं खत्म हुआ। इसलिए आंदोलन नहीं है जन सुराज, ये समाज को जगाने, सिखाने, सजग करने का प्रयास है। खाना जो है वो लकड़ी के आंच पर बनता है। घी अगर आपके पास 1 ग्राम भी होगा तो उसमें आप खाना नहीं बना सकते हैं। आंदोलन वो घी की आंच है, उससे खाना नहीं पक सकता है। अगर समाज में कुछ बढ़िया बनाना है तो आपको 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा, लोग ये भी भूल करते हैं कि जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। जेपी का आंदोलन हुआ 75 में। लालू जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 1989-90 में। इस बात को कौन प्रमाणिक तौर पर कह सकता है कि अगर जेपी जिंदा होते तो 1990 में लालू को मुख्यमंत्री बनाते? जेपी के आंदोलन और लालू जी के मुख्यमंत्री में 15 बरस का फर्क है। तो लालू जी के गलती के लिए आप जेपी को दोष देना हमारे आपके लिए ठीक बात नहीं है। उन्होंने जिस पर्पस से वो आंदोलन किया, उस पर्पस में उनको सफलता मिली। चूंकि जेपी बिहार के थे तो बहुत सारे बिहार के लोगों को लगता है कि भैया बिहार तो सुधरे नहीं, जेपी ने आंदोलन किया। जेपी ने आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए किया कहां था? जेपी ने आंदोलन उस समय की देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए किया था। उनको सफलता मिली। गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया तो बिहार का लोग खड़ा करता है, चंपारण में गांधी आंदोलन किए देश आजाद हुआ। अरे भाई, चंपारण आंदोलन से देश थोड़ी आजाद हुआ। चंपारण आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिलाया कि ये भी एक तरीका है जिससे अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। उससे पड़ा दो, लाइन उखाड़ दो, बम फेंक दो, अगर अंग्रेज से लड़ना है। तो जन सुराज वो प्रयास है कि समाज में लोगों को जाकर समझाया जा सकता है, और उस समाज में ये किया जा सकता है जिसके बारे में पूरे देश में लोग समझते हैं कि बिहार के लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। हमने करीब करीब सभी बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बात करके ये उनको समझाने का प्रयास किया है, भाई कुछ तो कीजिए बिहार के लिए। चाहे वो कांग्रेस की बड़ी नेत्री हो या अभी जिनको आप और हम भगवान मानकर दिल्ली में बैठाए हुए, हमने सबसे व्यक्तिगत भी बात करी है। सब आदमी सुनने समझने के बाद कहता है प्रधान ठीक है यार, लेकिन अब बिहार अब इसी दशा में रहेगा, इतना ज्यादा वहां बदल नहीं सकता है, वहां जात पात बहुत है। ये आप भ्रम मत पालिए। ये आपके हमारे मन में ये कुंठा बैठा दी गई है कि बिहार में ही जाति है। हमने हर जगह चुनाव कराया, गुजरात में भी इतनी ही जाति है जितना बिहार में जाति है। लिंगायत वो कालिका कर्नाटक में नहीं है, रेड्डी खम्मा आंध्रा में नहीं है, पटेल आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ, मराठा आंदोलन अभी महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, जाट का आंदोलन हरियाणा में नहीं हो रहा है। लेकिन जब बात होता है जात का तो कहता है बिहार में खाली जात है, यूपी में जात नहीं है। और हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हम लोग खुद कहते हैं कि हम लोग इसलिए पिछड़े हैं कि हम लोग जातिवादी हैं। अरे भाई, अगर सब बिहार में जातिवादी है तो मोदी जी को 39 को एमपी जिताया कौन है? उनके जात का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। आप जरा बताइए भाई, मोदी जी के जाति का कुछ आदमी तो गुजरात में रहता होगा, मोदी जी के जाति का बिहार में तो कोई नहीं रहता है। तो हम लोग वोट दे कैसे रहे उनको? इतना हम लोग का मत्ती मारा गया है कि हम लोग खुद कह रहे कि हम लोग तो खाली जाते को वोट देते हैं। अरे भाई, जात पर दिए तो मोदी जी को वोट मिला कैसे? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यहाँ का समाज मरा नहीं है। उसको मालूम है, अगर 1 पैसे का भी विश्वास है कि मोदी से देश का विकास हो सकता है
तो जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के लड़के को अपने लड़के से भी ज्यादा अच्छा मानकर वोट दिया है। तो अगर यहाँ का आदमी खड़ा होगा क्यों नहीं वोट देगा। लेकिन दिक्कत यहाँ समाज में खाली इतने है कि 30-40 साल से नेताओं ने इतना आपको डरा दिया है, अरे भाई तुम जाति का नहीं है, कोई तुमको वोटे नहीं देगा, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, कोई वोट नहीं देगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वोट नहीं देगा। कोई नहीं पूछता भाई लालू यादव कौन टाटा के लड़का थे जो वोट उनको मिला था, नीतीश कुमार कौन बिरला के लड़का है जब उनको वोट मिला था। आ गए वो जीतिएगा अपनी ताकत से। हमारी भूमिका इतनी है कि आपको निर्णय लेने में थोड़ी आपको सहूलियत हम आपको कर दें। यहाँ बैठा हुआ कोई कम से कम 5 आदमी ऐसा होगा जो खड़ा हो जाए विधायक में, कोई आपको नहीं हरा सकता है। मुश्किल यह है कि जो अच्छा आदमी हो खड़ा होने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। गांव गांव घर घर जाकर पता कर रहे हैं भाई कौन आदमी है, उसको हाथ जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए पैसे का चिंता मत कीजिए, पहले खड़ा तो होइए, और अगर नहीं होइएगा तो कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं ये आपको हमको लगता है हम तो ठीक है, हमारा लड़का तो बंगलोर पढ़ के वहीं इन्फोसिस में नौकरी कर रहा है। हमने 18 महीने में जो देखा, पलायन से ज्यादा प्रभावित गरीब आदमी नहीं है। ये आपका हमारा भ्रम है। अभी विधायक कह रहे थे सहरसा से सब आदमी जा रहा है मजदूरी करने। जो मजदूरी करने जा रहा है वो तो साल में एक बार कम से कम छठ में घरे आ रहा है। जो पढ़े लिखे लोग के लड़के हैं, हमारा लड़का है वो दूर में पढ़ता है, उसको हम फ्लाइट में भेजते हैं तो वो बिहार नहीं आता है, कदम हम मन नहीं लगता है। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इससे बढ़िया है, सहरसा में घर और बन गया है, धंधा बिजनेस चल रहा है, बेटा बेटी बाहर सेटल हो गया, कभी कभी साल में आप जाके घूम के आते हैं, मेरे भाई आपका भी जड़ खत्म हो जाएगा। हमारा बाबूजी 16 घर बेडरूम का घर बनवाए, इसमें बेटा रहेगा, इसमें पतो रहेगा। आज उसमें दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। हम गांव में देखते हैं बहुत प्रसिद्ध लोग, बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर बनाया है, खंडहर हो गया, सब बाल बच्चा चला गया। अगर आप नहीं जगिएगा, अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो आपके बाद आपका नाम लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं बचेगा। मंगलोर में और अमेरिका में, दिल्ली के किसी फ्लैट में बहुत बड़े आदमी है तो फार्म हाउस में आपका बच्चा रह सकता है, लेकिन आपका जो अभिमान है, आपकी जो जमीन है, आपका जो जड़ है वो नहीं बचेगा। जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, आपका केबिन नहीं बच सकता है। बिहार में पढ़े लिखे प्रबुद्ध समझदार लोगों का ये भ्रम हो गया है आपको कि हम तो किसी तरह यहाँ बचे हुए, धंधा पानी चला रहे हैं, डॉक्टरी चल रहा है, बाल बच्चा बाहर पढ़ लेगा, यहाँ जो होता है होने दो। बिहार में मेरे भाई ये सब बर्बाद हो जाएगा। पलायन का दंश सबको डसेगा। इतने फर्क है कि गरीब का लड़का मजदूरी करने जा रहा है, आपका लड़का बाहर पढ़ने और नौकरी करने जा रहा है। जाए तो दोनों का लड़का रहा है, बेटा तीनों पीढ़ी एक साथ रह रहा है। हम लोग जो बच्चे थे दिवाली में, होली में घरे जाते थे, दादी है, बाबूजी है, भाई है, किसी परिवार में अब ये दशा नहीं बची। जिसका लड़का है वो अपना बाहर पढ़ रहा है, अगर पैसे वाले का है तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आपके हक में आप पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजनेस फैला रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपका अगर जड़ बचाना है तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर थोड़ा सजग होइए। आंख बंद करके किसी का झंडा मत ढोइए। आंख बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ के ये मत कहना शुरू कीजिए कि बिहार का तो कुछ नहीं हो सकता है। एक अच्छा आदमी जब चुनाव लड़ के हारता है, आपको लगता है क्या करे, बढ़िया ही प्रोफेसर खड़ा हुए थे, हार गए, 4000 वोट आया। एक अच्छा आदमी हारता है तो हजारों अच्छे लोगों की ताकत, उसका विश्वास हिल जाता है कि भैया राजनीति हमारे लिए नहीं है। इसलिए कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आपकी इतनी जिम्मेवारी है, उसको एक ही वोट आपका है, कम से कम उस एक आदमी को तो वोट दीजिए। आप कह रहे हैं कि जीत नहीं रहा,
अरे भाई जीते हारे तुम अपना एगो वोट तो उसको दो, इतनी जिम्मेवारी तो आप अदा कर सकते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे हैं कौन सरकार बनाएगा, हमारा वोट कहीं बर्बाद ना हो जाए। अगर हर आदमी यही सोचेगा कि कौन सरकार बनाएगा तो जितना लुटेरा लंपट है वही सरकार बना रहा है, उसी को आप वोट दीजिएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने को दूसरों से बेहतर मत मानिए और कम से कम कोई हिम्मत करके सरकार में समाज में खड़ा हुआ है आप उसको मदद कीजिए। पैसा आपका नहीं चाहिए किसी को, लेकिन कम से कम एक बार इतना तो कीजिए कि भाई हमारा एक वोट बर्बादे सही लेकिन इस आदमी को देंगे। आप गलत आदमी को मत सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल वो आपको नुकसान होगा। अब आपका और कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत लंबा का इसको रगड़ मारो। अब गुरु जी लोग कह रहे हैं कि गैस पेपर बढ़िया वाला है, इसको 4 सवाल पढ़ लो। ये फार्मूला के चक्कर मत पड़िए, नुकसान हो जाएगा। आप फार्मूला ना निकालते हैं, फार्मूला नहीं निकालिए। शॉर्टकट जरूरी है। आपका रिटेंटिविटी कहाँ कितना है, किसके पास नहीं है, ना रहे वो सुना चला गया। अगर आप शॉर्टकट फार्मूला ढूंढ रहे हैं तो हम आपके लिए बेहतर व्यक्ति नहीं है। शॉर्टकट फार्मूला वाले लोगों के पास जाइए। हम लोग कछुआ की चाल से चलने वाले और पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले लोग हैं। परीक्षा के समय 4 गो गेस पेपर लेके गुरु जी के पास जाके कि सर कौन सवाल आएगा, वो सवाल पढ़ के पढ़ने वाले नहीं। आप सेम साइंस कहाँ पढ़ाते हैं? सेम साइंस तो हम आपको बता दें, हम सर आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं। हम यही बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े और अपने साल इस पूरे राज्य के 10वां टॉपर थे। साइंस कॉलेज कैवेंडिश में रहते थे। हमने कभी फार्मूला नहीं पढ़ा। हम लोग को गुरु जी लोगों ने बताया फंडा क्लियर है तो फार्मूला का जरूरत नहीं, फंडा क्लियर होना चाहिए, ना तो फार्मूला रखते रखते जीवन बीत जाएगा, कहीं नहीं टिक पाइएगा सामने। इसलिए बच्चों को ये ना सिखाइए, आप बच्चों को सही बात बताइए। फार्मूला के चक्कर में पढ़िएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है बिहार को सुधारने के लिए। 1965 से लेकर आज तक 1965 तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में था। 65 से लेकर आज 2023 तक 35 साल उधर और 23 साल इधर, 50 साल से ज्यादा हो गया। 27 अलग अलग मुख्यमंत्री हमने देखा है, 5 गवर्नर रूल देखा हम लोगों ने, किसी से सुधार नहीं हुआ। यही फार्मूला के खोज में कोई सामाजिक न्याय का फार्मूला दे दिया, कोई गरीबी हटाओ का फार्मूला दे दिया, प्रशांत किशोर आए तो 7 निश्चय का फार्मूला दे दिए, नहीं चला। तो मेरा अपना अनुभव है कि इसका कोई फार्मूला नहीं। जब तक समाज में उतर कर हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सजग होइएगा, जब तक आप सही लोगों का चुनाव नहीं कीजिएगा, तब तक कोई शॉर्टकट नहीं है। और किसी को हिम्मत करके 10 साल 20 साल के नजरिए से काम शुरू करना पड़ेगा। भले हम लोग वहां 2 बरिस में पहुंच जाएं, लेकिन 10 बरस भी लगे तो ये करना है। इस दृढ़ संकल्प से ही इसको करना पड़ेगा। आप मेरी बात का यकीन जानिए, जब देश आजाद हुआ तमिलनाडु बिहार बराबर का राज्य था। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा राज्य है। आज तक वहां मोदी भाजपा नहीं आए तो मत कहिए कि मोदी जी बना दिए, और कांग्रेस भी वहां 45 साल से नहीं है। लेकिन जिस द्रविड़ियन आंदोलन ने तमिलनाडु को आज शीर्ष पर पहुंचाया है, वो आंदोलन पेरियार और अन्ना दुरई ने 45 बरस तक किया, 45 बरस आंदोलन किया। और जब सरकार बनी तो वो आंदोलन का, उनकी समझ का प्रयास था, उनका प्रभाव था। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चियों को सबसे पहले पढ़ाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा फोकस प्राइमरी एजुकेशन पर तमिलनाडु में डाला। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, देश में जितना नर्सिंग कॉलेज है
आप केरल के महिलाओं को जानते हैं नर्स के तौर पर, लेकिन देश में जितना नर्सिंग कॉलेज का सीट है उसमें करीब करीब 2/3 सीट अकेले तमिलनाडु में नर्सिंग कॉलेजेस का है, क्योंकि वहां के लोगों ने इस बात की महत्ता को समझा। इसीलिए आज आपका और हमारा बच्चा जाकर कोयम्बटूर में मजदूरी कर रहा है, कोई तमिलनाडु से बिहार में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, आपको भगवान ने समय बुद्धि सब दिया है, ये शॉर्टकट का फॉर्मूला मत लगाइए। अपने बच्चों को लंबी लड़ाई के लिए, लंबा सुधार के लिए तैयार कीजिए। ये फॉर्मूला दीजिएगा तो फॉर्मूला जितना याद रहेगा उसके आगे का उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है।